इस 15 मार्क क्वेश्चन में एक गेम के लिए सूडो कोड लिखना है। एक 1 प्लेयर गेम है। इट्स अ 1 प्लेयर गेम जिसके अंदर एक 2 डायमेंशनल अरे है, ग्रिड। उसका नाम है ग्रिड। द ग्रिड हैज़, उसमें वो कहते हैं ईच रो हैज़ 5 कॉलम्स एंड 5 सेल्स। तो 1 2 3 4 और 5, ये 5 रोज हैं इसके अंदर। इसी तरह 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 रोज और 5 कॉलम्स हैं। तो ये ग्रिड है और इस ग्रिड के अंदर एक स्टार्टिंग पॉइंट उसने दिया हुआ है। ये वाला टॉप लेफ्ट सेल जो है ग्रिड का, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ से प्लेयर शुरू करेगा गेम को, द स्टार्टिंग पॉइंट। और एक सेल एक्स है जिसके अंदर एक रैंडम सेल है जो अननोन सेल है, जो प्लेयर को पता नहीं होगा कौन सा सेल है। कोई भी एक रैंडम सेल, लेट्स से ये वाला सेल, इसके अंदर एक एक्स प्लेस कर देता है प्रोग्राम, जो कि विजिबल नहीं होता। इट्स अ हिडन एक्स, और ये सीक्रेट सेल एक्स है, रैंडमली किसी भी सेल में प्लेस हो जाता है। अब यूज़र ने क्या करना है, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से यूज़र शुरू कर रहा है गेम को, वो 10 मूव्स हैं उसके पास, और वो मूव कर सकता है 1 यूनिट टू द राइट, 1 यूनिट डाउनवर्ड्स। इसी तरह किसी और पॉइंट पे पहुंच के वो कहीं पे भी अगर यूज़र हो, लेट्स से यूज़र अगर इधर है, प्लेयर अगर इस सेल के अंदर है, तो यू कैन मूव 1 यूनिट अपवर्ड, 1 यूनिट टू द राइट, 1 यूनिट डाउनवर्ड, 1 यूनिट टू द लेफ्ट। और उसने विद इन 10 मूव्स के अंदर अंदर उसने सेल एक्स तक पहुंचना है। और अगर वो ऐसा कर लेता है तो द प्लेयर विंस द गेम। अगर 10 मूव्स हो जाती हैं और वो सेल एक्स तक नहीं पहुंचता तो द प्लेयर लूजेस द गेम। तो ये सिनेरियो है इस क्वेश्चन का। 10 मूव्स में उसने एक्स ढूंढना है, और इसके लिए अब हमने सूडो कोड लिखना है इस गेम के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक इम्पॉर्टेंट डिटेल जो उसने बताई है, दैट इज़ दिस, कि प्रोग्राम क्या करता है, प्रोग्राम प्लेसेस एन एक्स इन अ रैंडम सेल। किसी भी रैंडम सेल के अंदर प्रोग्राम एक्स रख देता है, जो कि टारगेट सेल है जिस तक यूज़र ने पहुंचना है, प्लेयर ने पहुंचना है विद इन 10 मूव्स। और प्रोग्राम क्या करता है, एंड इट एम्प्टीज ऑल द अदर सेल्स इन द ग्रिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जब ग्रिड यानी कि अरे प्रोग्राम में डिफाइन कर रहे होंगे तो एम्प्टी करना बहुत ज़रूरी है सारे सेल्स को। तो प्रोग्राम क्या करता है, एम्प्टी कर देता है बाकी सारे सेल्स को। मतलब इन सेल्स की वैल्यूज़ को, ग्रिड के अंदर इन एलिमेंट्स की वैल्यूज़ को हमने इनिशियलाइज करना है, लेट्स से टू एम्प्टी स्ट्रिंग। अच्छा, कोई भी वेरिएबल्स, कोई भी अरेज या वेरिएबल्स हमें डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हमने सबसे पहले ग्रिड को एम्प्टी करना है, ग्रिड के हर एलिमेंट के अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग स्टोर करनी है। तो उसके लिए एक तरीका तो ये हो सकता है कि ग्रिड, उसमें रो 1 कॉलम 1, पहले रो होती है फिर कॉलम होता है, उसके अंदर हम स्टोर कर दें एम्प्टी स्ट्रिंग। फिर ग्रिड रो 1 कॉलम 2, उसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग स्टोर करें। इस तरह से 25 दफ़ा करना पड़ेगा अगर हमें सारी ग्रिड को 5 रोज़ और 5 कॉलम्स के अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग स्टोर करवानी है। इससे बेहतर तरीका क्या है कि हम फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं, 2 फॉर लूप्स, एक ग्रिड के, एक रो के लिए, एक कॉलम के लिए। तो सबसे पहला फॉर लूप होगा रो के लिए, उसमें हम रो वेरिएबल यूज़ करते हैं। कमेंट्स ऐड करने का उसने कहा है तो कमेंट्स भी साथ साथ ऐड करने हैं। सेटिंग अप द ग्रिड, setting up the grid with empty cells। ग्रिड के सेल्स को एम्प्टी करना है। तो सबसे पहले रो के लिए फॉर लूप यूज़ कर रहे थे हम, फॉर एक वेरिएबल रो जो कि पहले डिक्लेयर करना ज़रूरी नहीं है। उसने कहा था एज इट इज़ हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं रो वेरिएबल को, रो 1 से लेकर 5 तक, क्योंकि 5 रोज़ हैं, 1 to 5। तो रो की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक जाएगी। अब हम ग्रिड के अंदर अगर हम वेरिएबल रो यूज़ करें, कॉमा, आगे कॉलम को 1 2 3 हम कर सकते हैं, लेकिन रो की वैल्यू इस फॉर लूप में क्या होगी, अगर नेक्स्ट रो कर दें हम
ये एक फॉर लूप हो जाएगा रो के लिए। नेक्स्ट रो, ये कंप्लीट कोड नहीं है, अभी एक और फॉर लूप इसके अंदर नेस्टेड लूप आएगा, लेकिन रो की वैल्यू इसमें क्या है 1 से लेकर 5 तक जाएगी। तो हर दफ़ा पहले जब भी फॉर लूप चलेगा पहले रो की वैल्यू 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 5 होगी। तो सारी रोज इस तरह एक्सेस हो जाएंगी, लेकिन कॉलम को अभी भी मैनुअली एक्सेस करना पड़ा है, लाइक इंडिविजुअली हर कॉलम को एक्सेस करना पड़ा है। उसके लिए एक नेस्टेड फॉर लूप लगाएंगे। इसके अंदर क्या होगा, एक और फॉर लूप कॉलम के लिए, फॉर कॉलम एक और वेरिएबल यूज़ करें हम बगैर डिक्लेयर किए, क्योंकि डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा था फॉर कॉलम 1 to 5। अब 5 कॉलम्स हैं तो कॉलम 1 to 5 भी इससे एड्रेस हो गए या एक्सेस हो गए। तो अब ग्रिड को हम एक्सेस कर सकते हैं, ग्रिड की हर एंट्री को यूजिंग रो वेरिएबल, पहले रो बाद में कॉलम वेरिएबल। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे इस फॉर लूप को एंड करेंगे पहले, तो नेक्स्ट कॉलम, और फिर इस फॉर लूप को एंड करेंगे रो वाले फॉर लूप को, नेक्स्ट रो। तो अब ये दो फॉर लूप्स क्या करेंगे, पहला फॉर लूप शुरू हुआ, रो की वैल्यू 1 स्टोर हो गई, रो के अंदर 1 वैल्यू स्टोर हो गई। उसके बाद दूसरा फॉर लूप शुरू हुआ और कॉलम वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू स्टोर हो गई 1। तो अब रो भी 1 है, कॉलम भी 1 है। तो ग्रिड रो कॉलम, रो भी 1 है, कॉलम भी 1 है, तो दिस वुड एक्सेस ग्रिड 1 1, पहले सेल को एक्सेस करेगा और उसमें हम एम्प्टी वैल्यू स्टोर कर देंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग स्टोर कर देंगे। तो एम्प्टी स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगी ग्रिड के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, यानी कि फर्स्ट सेल के अंदर। उसके बाद ये क्या करेगा, पहले ये वाले फॉर लूप्स रन होंगे, ये वाला फॉर लूप रन होगा, नेक्स्ट कॉलम की वैल्यू में 1 ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट कॉलम का मतलब फॉर लूप के एंड में उस वेरिएबल में 1 ऐड हो जाता है, जिस वेरिएबल को उस फॉर लूप के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो अब कॉलम की वैल्यू 2 होगी, रो की वैल्यू अभी तक 1 है, वो वाला फॉर लूप अभी उसमें नेक्स्ट रो नहीं हुआ, तो रो की वैल्यू 1 ही है, कॉलम की वैल्यू अब 2 हो गई है। तो 1, 2 ग्रिड, इस ग्रिड के इस सेल में भी एम्प्टी स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगी। फिर नेक्स्ट कॉलम होगा, कॉलम की वैल्यू में 1 ऐड हो जाएगा, 1, 3 में भी एम्प्टी स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगी। फिर कॉलम की 1 की वैल्यू में 1 ऐड होगा, तो 1, 5 तक। तो रो 1 के अंदर सारे 5 सेल्स जो हैं उनके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग स्टोर हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट रो होगी, रो की वैल्यू में 1 ऐड हो जाएगा, यानी कि अब हम सेकंड रो में चले गए। तो अब जब सेकंड रो होगी उसमें फिर से कॉलम वाला फॉर लूप रन होगा और 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3 से 2, 5। अब सेकंड रो के अंदर भी सारे 5 सेल्स के अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगी। तो इन दो फॉर लूप्स को यूज़ करके हमने एंटायर ग्रिड के अंदर हर सेल के अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग स्टोर कर दी है और ऐसे हमारा ग्रिड सेटअप हो गया। अब जब ये ग्रिड सेटअप हो गई है, अब उसके बाद किसी भी रैंडम सेल के अंदर हमने x लगाना है। इसको मैं अगले पेज पे लिखूंगा। x वाला सेल जिसके जो टारगेट सेल है, जहाँ तक प्लेयर ने पहुँचना है विद इन 10 मूव्स, अब वो वाला सेल डिसाइड करना है एंड दैट शुड बी रैंडम। कोई भी रैंडम सेल को सेल x बनाना है प्रोग्राम ने, किसी भी रैंडम सेल के अंदर x रखना है। और वो कैसे रखेगा, अब यहाँ पे हम कमेंट ऐड करते हैं, placing x in a random cell but not in grid 1, 1। स्टार्टिंग सेल जो है टॉप लेफ्ट पे ग्रिड 1, 1, द फर्स्ट सेल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जहाँ से प्लेयर ने स्टार्ट करना है, वो सेल x नहीं होना चाहिए। एक स्पेसिफिक सेल होगा जहाँ तक अगर प्लेयर पहुँचेगा तो द प्लेयर विल विन द गेम। वेरिएबल यूज़ करते हैं इसके लिए, लेट्स से x रो, यानी कि वो रो जिसके अंदर वो x वाला सेल होगा उसके अंदर हमने कोई भी रैंडम, क्योंकि अब हम कैसे ग्रिड के अंदर कोई भी रैंडम सेल सिलेक्ट करेंगे और उसके लिए हम वेरिएबल्स यूज़ करें x रो और x कॉलम।
यानी कि इस रो के अंदर ये वाले कॉलम के अंदर जो सेल होगा दैट वुड बी द सेल x, जहाँ तक प्लेयर पहुँचेगा तो द प्लेयर विल विन द गेम। और इसको रैंडमली सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हम फंक्शन यूज़ करेंगे रैंडम, लेकिन वो रैंडम फंक्शन डेसिमल वैल्यूज़ जनरेट करता है, फ्लोटिंग वैल्यूज़ जनरेट करता है, तो उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। सबसे पहले रैंडम फंक्शन हमने यूज़ किया। ये रैंडम फंक्शन क्या करेगा, इट विल जनरेट एनी रैंडम वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1। 0 एंड 1 के दरमियान कोई भी डेसिमल वैल्यू ये जनरेट करेगा। इट कुड बी 0.01, इट कुड बी 0.93। तो बिटवीन 0 एंड 1 ये वैल्यूज़ जनरेट करेगा, फ्लोटिंग वैल्यूज़। हमें चाहिए वैल्यूज़ बिटवीन 1 एंड 5 और हमें इंटीजर वैल्यूज़ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 5 से क्यों नहीं वो भी पता चलेगा। 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, नाउ इट विल बी जनरेटिंग वैल्यूज़ बिटवीन 0 एंड 4। अब 0 एंड 4 के बीच में वैल्यूज़ जनरेट करें एंड वी नीड वैल्यूज़ बिटवीन 1 एंड 5, क्योंकि फर्स्ट रो शुरू हो रही है 1 से और कॉलम शुरू हो रहे हैं 1 से और वो जा रहे हैं 5 तक। तो बिटवीन 1 एंड 5 ये यहाँ से रोज़ और कॉलम्स की वैल्यूज़ 1 से शुरू हो रही हैं और 5 तक जा रही हैं। तो वी नीड वैल्यूज़ एनी रैंडम वैल्यू बिटवीन 1 एंड 5। तो अगर हम इसमें 1 ऐड कर दें +1 इस पूरे के अंदर, एनी रैंडम वैल्यू जनरेट की उसने बिटवीन 0 एंड 1, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ वी हैव वैल्यूज़ बिटवीन 0 एंड 4। +1 कर देंगे तो अब क्या होगा, इससे दोनों में प्लस ऐड हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा 0 में भी और 4 में भी। तो वी विल गेट, अब हमारे पास वैल्यूज़ होंगी बिटवीन 1 एंड 5। तो 0 एंड 4 के दरमियान वैल्यूज़ आ रही थी, +1 कर दिया उनमें, तो नाउ वी हैव वैल्यूज़ बिटवीन 1 एंड 5। तो ये अब चीज़, ये सारा सिंटेक्स रैंडम वैल्यूज़ जनरेट कर रहा है बिटवीन 1 एंड 5, लेकिन ये फ्लोटिंग वैल्यूज़ होंगी क्योंकि रैंडम फंक्शन फ्लोटिंग यानी कि डेसिमल वैल्यूज़ जनरेट कर रहा है, रियल वैल्यूज़ जनरेट कर रहा है। इसको हमने इंटीजर वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना है, तो वी विल राउंड देम। राउंड फंक्शन यूज़ करेंगे, राउंड। और राउंड में दो इनपुट्स होती हैं, दो पैरामीटर्स होते हैं राउंड के। एक वो वैल्यू जिसको हमने राउंड ऑफ करना है, उसके बाद कॉमा, और कितने डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है वो कॉमा के बाद वो वैल्यू आती है। तो ये राउंड फंक्शन के अंदर पहली इनपुट, पहला पैरामीटर ये हो गया रैंडम टाइम्स 4 + 1 विच इज़ गिविंग अस वैल्यूज़, डेसिमल वैल्यूज़ बिटवीन 1 एंड 5। अब इसको राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट होल नंबर, तो कॉमा 1 लिखेंगे, यानी कि फर्स्ट डिजिट के बाद इसको राउंड ऑफ कर दो, फर्स्ट डिजिट तक राउंड ऑफ कर दो। तो ये क्या करेगा, लेट्स से कोई वैल्यू जनरेट होती है 3.97, तो इट विल राउंड इट ऑफ टू 4। कोई वैल्यू जनरेट होती है 4.02, इट विल राउंड इट ऑफ टू 4। तो अब वैल्यूज़ हमारे पास इंटीजर वैल्यूज़ आ जाएंगी राउंड यूज़ करने से बिटवीन 1 एंड 5। तो ये सारा सेटअप हमें वैल्यूज़ दे रहा है, इंटीजर वैल्यूज़ फ्रॉम 1 to 5, बिटवीन 1 एंड 5 इंटीजर वैल्यूज़ दे रहा है, और ये रैंडम है। तो अब एक्स रो के अंदर कोई भी रैंडम वैल्यू बिटवीन 1 एंड 5 स्टोर हो जाएगी। अब यही काम कॉलम के साथ भी करना है। एक्स कॉलम, कोई भी रैंडम कॉलम सिलेक्ट करना है हमने, एक्स कॉलम, उसके अंदर भी वैल्यूज़ इसी तरह स्टोर करनी है, राउंड, एंड वी विल यूज़ द फंक्शन रैंडम times 4 which will give us decimal values between 1 and 0 and 4 plus 1 कर देंगे। now it is giving us decimal values between 1 and 5, और राउंड फंक्शन से हम उसको राउंड कर देंगे to first digit from left, यानी कि होल नंबर तक राउंड ऑफ कर दे। and this gives us a random row and a random column जिसको हम x सेल डिक्लेयर करेंगे जहाँ तक यूज़र ने पहुँचना है। और ये 1 नहीं होना चाहिए अब, क्योंकि 1 से लेकर 5 तक वैल्यूज़ आ रही हैं, तो इट कुड बी के एक्स रो के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाए 1 और एक्स कॉलम के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाए 1, जो कि केस नहीं होना चाहिए, बिकॉज ग्रिड 1 1 हमने
नहीं यूज़ करना। हाँ जी, रिकॉर्ड हो रहा है? यस। अरे यार, आजा, हार गए बिकॉज ग्रिड 1 1 हमने नहीं यूज़ करना क्योंकि वो स्टार्टिंग सेल है। तो अब इसके लिए हम रिपीट अनटिल लूप यूज़ करेंगे। रिपीट तब तक करते रहो ये जब तक वो सेल 1 1 नहीं है। रिपीट अनटिल x रो is not equal to 1 and x column is not equal to 1। तो अब वो टारगेट सेल x सेल शुड नॉट बी ग्रिड 1 1। इसके बाद अब x रो और x कॉलम हमारे पास है और ये वो सेल है जिसके अंदर x स्टोर होगा, जो टारगेट सेल है जहाँ तक प्लेयर ने पहुँचना है। तो x रो और x कॉलम ग्रिड के इस सेल में हम x स्टोर कर देते हैं। तो ग्रिड के अंदर x रो x कॉलम वाले सेल के अंदर हमने स्टोर कर दिया x विच इज़ अ स्ट्रिंग। तो अब x स्टोर हो गया है, x रो और x कॉलम ग्रिड के इस सेल के अंदर। अब कुछ वेरिएबल्स को हम सेटअप करते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ मूव्स 10 तक जानी चाहिए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मूव्स, मैक्स मूव्स होंगी 10। जब मैक्स मूव्स की वैल्यू 10 हो जाए तो गेम एंड हो जाएगी और द प्लेयर विल लूज द गेम। और मैक्स मूव्स 10 है और प्लेयर ने जितनी मूव्स कर ली हुई हैं, प्लेयर मूव्स, वो हम स्टोर करेंगे इस वेरिएबल के अंदर, प्लेयर मूव्स के अंदर। और इनिशियली उसकी वैल्यू 0 होगी, प्लेयर ने अभी कोई मूव नहीं की। और प्लेयर है कहाँ पे? प्लेयर रो की वैल्यू अभी 1 है और प्लेयर कॉलम की वैल्यू भी 1 है, क्योंकि प्लेयर ग्रिड के सेल 1 1 में है। प्लेयर कॉलम और प्लेयर रो दोनों 1 है। और एक वेरिएबल ये बताने के लिए कि प्लेयर गेम जीता है या नहीं जीता, तो विन हम उसको कह देते हैं। विन अगर ट्रू है तो प्लेयर गेम जीत चुका है, तो मैसेज आउटपुट करना है प्लेयर विन्स। विन अगर फॉल्स है तो प्लेयर गेम नहीं जीता और आउटपुट करना है प्लेयर लूजेस या यू लूज। तो विन में शुरू में वैल्यू फॉल्स स्टोर कर देते हैं हम, प्लेयर अभी गेम नहीं जीता। फिर एंड पे प्रोग्राम चेक करेगा कि विन की वैल्यू ट्रू हो गई है, तो उस हिसाब से मैसेज आउटपुट करेगा। अगर विन की वैल्यू एंड पे भी फॉल्स ही है तो वो उस हिसाब से लॉस का मैसेज आउटपुट करेगा। अब प्लेयर ने मूव्स करनी है, प्लेयर मूव करेगा, प्लेयर विल मेक अ मूव। और ये कब तक होगा? जब तक नंबर ऑफ मूव्स उसकी कम है। तो वाइल लूप इसमें हम यूज़ करेंगे। वाइल जब तक प्लेयर की मूव्स 10 से कम है, तो वाइल प्लेयर मूव्स ये वेरिएबल इट इज़ लेस देन 10, यानी कि प्लेयर की नंबर ऑफ मूव्स लेस देन 10 की बजाय हम कर देते हैं, हम ये नेम यूज़ करते हैं मैक्स मूव्स। प्लेयर मूव्स इज़ लेस देन मैक्स मूव्स जब तक ये है वाइल प्लेयर मूव्स इज़ लेस देन मैक्स मूव्स। और एक और कंडीशन है कि प्लेयर गेम नहीं जीता, क्योंकि मैक्स मूव्स होने से पहले अगर वो जीत जाता है तो विन की वैल्यू को हमने ट्रू करना है। तो वाइल प्लेयर मूव्स इज़ लेस देन मैक्स मूव्स एंड विन की वैल्यू, एक तरीका ये होता है फॉल्स, विन इज़ इक्वल टू फॉल्स, यानी कि विन की वैल्यू अभी तक फॉल्स है। लेकिन ये उस केस में हो सकता है अगर कोई स्ट्रिंग इसमें हमने स्टोर की होती, विन की वैल्यू फॉल्स है। इसको हम बूलियन वेरिएबल के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। तो अगर बूलियन वेरिएबल है तो कंडीशन में बूलियन वेरिएबल की वैल्यू अगर हमने चेक करनी है कि वो ट्रू है, तो हम सिंपली लिख देंगे एंड विन। तो ये बूलियन वेरिएबल है, इसका मतलब होगा अगर ये ट्रू है। और अगर हमने करना है कि
वाइल लूप तब रन करे जब विन की वैल्यू फॉल्स है, तो क्योंकि ये बूलियन वेरिएबल है हम विन की बजाय लिखेंगे नॉट विन एंड नॉट विन। इसका मतलब होगा जब तक विन की वैल्यू फॉल्स है तब तक ये वाइल लूप रन करे। तो बूलियन के लिए हम इस तरह नहीं लिखेंगे कि वाइल विन इज इक्वल टू ट्रू या फॉल्स। अगर ये बूलियन है तो इसमें इक्वल टू नहीं लिखेंगे। वाइल विन का मतलब होगा जब तक विन ट्रू है। वाइल नॉट विन का मतलब है जब तक विन फॉल्स है। तो बूलियन के केस में कंडीशंस इस तरह से अप्लाई होती हैं। तो वाइल नॉट विन का मतलब जब तक विन की वैल्यू फॉल्स है, प्लेयर गेम नहीं जीता, और प्लेयर की मूव्स लेस देन मैक्सिमम मूव्स यानी कि लेस देन 10 नंबर ऑफ मूव्स हैं, तब तक ये लूप रन करे। तो इसमें कमेंट हम ऐड क्या करेंगे, प्लेयर इज मेकिंग अ मूव, प्लेयर मेक्स अ मूव, प्लेयर इज मेकिंग मूव्स। अब प्लेयर से प्रॉम्प्ट लेना है कि वो इनपुट करे वो किस तरफ मूव करना चाहता है, और इसमें इनवैलिड मूव्स नहीं आनी चाहिए, यानी कि उसके लिए हम एक वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं मूव एरर। अगर कोई इनवैलिड, इसको शुरू में हम रखेंगे फॉल्स, मूव एरर इज़ फॉल्स। अगर कोई इनवैलिड मूव करता है प्लेयर, जैसे कि ये ग्रिड है और इस ग्रिड के अंदर प्लेयर लेट से इस सेल के अंदर मौजूद है, जो ग्रीन शेड हुआ सेल है, इसके अंदर प्लेयर मौजूद है और वो मूव कर देता है टू द लेफ्ट, तो ये आउटसाइड द ग्रिड है, दिस इज़ एन इनवैलिड मूव। तो इस केस में हम क्या कर देंगे, इनवैलिड मूव के केस में मूव एरर को हम ट्रू कर देंगे। तो मूव एरर ट्रू या फॉल्स करने से क्या होगा, हम इनवैलिड मूव्स को ट्रैक कर सकते हैं। तो अब यूज़र से इनपुट लेता रहे तब तक जब तक कोई वैलिड मूव इनपुट नहीं होती। तो रिपीट अंटिल लूप इसके लिए यूज़ करेंगे कि रिपीट करता रहे इस लूप को जब तक वैलिड मूव नहीं आ जाती। रिपीट और अंटिल को हम इसके एंड पे एंड करेंगे, और उसमें अंटिल में होगा क्या, रिपीट अंटिल नॉट मूव एरर। नॉट मूव एरर का मतलब मूव एरर की वैल्यू होनी चाहिए फॉल्स, यानी कि मूव एरर नहीं आना चाहिए। तब तक ये लूप रिपीट करता रहे जब तक मूव एरर ख़त्म नहीं हो जाता। तो इसको हम एंड पे ऐड करेंगे। अभी पहले लूप के अंदर जो लिखना है वो कोड हम लिखते हैं। सबसे पहले तो वो यूज़र से इनपुट ले, तो वो आउटपुट क्या करेगा, प्लेयर को कहे प्लीज़ एंटर योर मूव, और इसमें नेक्स्ट लाइन पे आउटपुट कर देते हैं, आउटपुट यू प्रेस करे फॉर मूविंग अप, डी प्रेस करे फॉर मूविंग डाउन, आर प्रेस करे फॉर मूविंग राइट, एल प्रेस करे फॉर मूविंग लेफ्ट। तो ये आउटपुट कर दिया। अब इसके बाद इनपुट ले यूज़र से और इनपुट को स्टोर कर दें प्लेयर मूव के अंदर। प्लेयर की जो मूव है, जो प्लेयर ने मूव की है, चाहे प्लेयर मूव हम यहाँ पे भी यूज़ कर चुके हैं कि प्लेयर की कितनी मूव्स हो चुकी हैं। वो प्लेयर मूव्स है, ये प्लेयर मूव है, लेकिन इससे कन्फ्यूजन आ रही है, तो इसको हम कर देते हैं करंट मूव। करंट मूव यानी कि प्लेयर ने काफ़ी मूव्स करनी है, मे बी 10 मूव्स करे, और वो लेकिन अभी की जो मूव है, जो अभी उसने इनपुट किया करंट मूव, उसमें स्टोर करे और फिर केस ऑफ से चेक करे वो क्या है। अब इसमें ज़रूरी नहीं है यूज़र का कैप्स लॉक ऑन हो, तो हम अपर केस में ख़ुद से कन्वर्ट कर लेते हैं, और इसकी रीज़न अभी बाद में समझ में आएगी कि अपर केस में कन्वर्ट कर दे यूज़र ने जो भी इनपुट किया, अपर केस में कन्वर्ट करे
और स्टोर कर दे इस इनपुट को अपर केस में कन्वर्ट करके करंट मूव वेरिएबल के अंदर। करंट मूव वेरिएबल के अंदर इनपुट ले और प्लेयर जो भी प्रेस करे U या D या R या L, उसको अपर केस में कन्वर्ट करके करंट मूव वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दे। अब अपर केस में कन्वर्ट क्यों किया? क्योंकि हमने इसके बाद केस ऑफ लगाना है कि केस ऑफ करंट मूव, जो भी करंट मूव प्लेयर ने इनपुट की है उसके हिसाब से अब डिसाइड करे प्रोग्राम ने करना क्या है। अगर तो प्लेयर ने U प्रेस किया था तो इन दैट केस प्लेयर का जो कॉलम है, क्योंकि अप या डाउन जाने से रो चेंज होगी, प्लेयर रो में चेंज कर दे। प्लेयर रो में क्या वैल्यू स्टोर कर दे? प्लेयर रो में जो भी वैल्यू थी, प्लेयर रो -1। इसका क्या मतलब है? मैं ग्रिड पे इसको समझाता हूँ। लेट्स से प्लेयर इस सेल के अंदर है और वो U प्रेस करता है फॉर गोइंग अप, तो उसको एक यूनिट अप जाना चाहिए और इस सेल में आना चाहिए, तो उसकी रो में से 1 माइनस होगा बिकॉज दिस इज़ द 4th रो एंड दिस इज़ द 3rd रो। तो अगर अप वो प्रेस करता है तो 4th रो से 3rd रो में जाएगा, तो प्लेयर रो -1 होना चाहिए इन केस द प्लेयर इज़ मूविंग अप। अच्छा, इसमें एक एरर भी आ सकता है। लेट्स से प्लेयर ये स्टार्टिंग पोजीशन पे ही था और उसने अप प्रेस कर दिया, तो यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन है और वो अप अगर प्रेस कर दे, अप वो ग्रिड से बाहर हो जाएगा, विच इज़ एन इनवैलिड मूव। इसलिए हम डायरेक्टली इसको प्लेयर मूव में प्लेयर रो को अपडेट नहीं कर सकते। हमें पहले एक टेम्परेरी वेरिएबल में इसको स्टोर करेंगे और फिर चेक करेंगे कि मूव वैलिड है या नहीं है। तो प्लेयर रो -1 जो किया है यहाँ पे, इसको डायरेक्टली प्लेयर रो में अपडेट नहीं करना चाहिए, प्लेयर रो को अपडेट नहीं करना चाहिए। पहले चेक करना चाहिए कि क्या ये मूव वैलिड है, क्या वो ग्रिड से बाहर तो नहीं निकल रहा। तो प्लेयर रो अगर अप प्रेस किया है तो प्लेयर रो -1 करे, लेकिन उसको टेम्परेरी रो में स्टोर कर ले, टेम्परेरी रो। इसी तरह अगर प्लेयर ने डाउन प्रेस किया है तो क्या करे? टेम्परेरी रो को अपडेट करे, 1 ऐड कर दे, प्लेयर रो में 1 ऐड कर दे। इट इज़ मूविंग डाउन तो रो में 1 ऐड होगा। अगर वो 4th रो में था तो डाउन मूव करेगा तो इट शुड गो टू 5th रो, तो डाउन प्रेस करने से, D प्रेस करने से प्लेयर रो +1 होना चाहिए। और अगर वो लेफ़्ट या राइट मूव करता है तो लेट्स से द यूज़र प्रेसेस L, तो इट शुड मूव लेफ़्ट। अब इसमें लेफ़्ट और राइट मूव करने से कॉलम में चेंज आएगा, तो टेम्परेरी कॉलम यूज़ करेंगे। टेम्परेरी कॉलम, उसमें वैल्यू क्या स्टोर करेंगे? प्लेयर का जो भी कॉलम है इस टाइम, प्लेयर कॉलम लेफ़्ट मूव कर रहा है तो -1। डायरेक्टली प्लेयर कॉलम में इसको स्टोर क्यों नहीं किया, प्लेयर कॉलम को अपडेट क्यों नहीं किया? क्योंकि हो सकता है कोई ऐसी मूव हो कि वो ग्रिड से बाहर निकल जाए। वो पहले ही फर्स्ट कॉलम में था, फिर से लेफ़्ट प्रेस कर दे तो वो 0th कॉलम में तो जाएगा नहीं, तो इट वुड बी एन इनवैलिड मूव। तो इसलिए टेम्परेरी कॉलम में स्टोर करेंगे। और अगर वो प्रेस करे तो टेम्परेरी कॉलम अपडेट होना चाहिए, टेम्परेरी कॉलम शुड इंक्रीज बाय 1। तो प्लेयर का जो भी कॉलम है, प्लेयर कॉलम +1। अब इन 4 कीज़ के अलावा अगर कोई और प्रेस करता है यूज़र, अब इसमें अपर केस में क्यों कन्वर्ट किया था यहाँ पे, कि हो सकता है कैप्स लॉक ऑफ हो और यूज़र D प्रेस करे। अगर कैप्स लॉक ऑफ के साथ यूज़र D प्रेस करेगा तो इट वुड बी अ स्मॉल d जो इनपुट होगा। तो इन दैट केस हमें एक केस ऑफ और लगाना पड़ेगा, या 8 केसेस लिखने पड़ेंगे, कैपिटल D के लिए भी, स्मॉल d के लिए भी। तो इसलिए जो यूज़र की जो भी मूव है उसको हमने अपर केस में कन्वर्ट कर लिया। अगर वो पहले ही कैप्स लॉक ऑन है तो वेल एंड गुड, नहीं तो स्मॉल d को वो कन्वर्ट, लोअर केस d को वो कन्वर्ट कर ले अपर केस d में। इससे केस ऑफ लगाना सिंपल हो जाता है। और इसके अलावा अगर की कोई प्रेस कर दिया यूज़र ने, लेट्स अदरवाइज इसमें आ जाता है। इन 4 कीज़ के अलावा अगर कोई यूज़र ने की प्रेस कर दी है
अदरवाइज में क्या करें, अदरवाइज मूव एरर को ट्रू कर दे, दैट इज़ एन इनवैलिड मूव। तो मूव एरर जो बूलियन वेरिएबल था, बल्कि अभी तक हमने उसको डिफाइन नहीं किया, तो मूव एरर को कर दे ट्रू। और फिर बाद में हम चेक करेंगे अगर मूव एरर ट्रू है तो रिपीट अंटिल लूप जो है वो रिपीट होता रहे अंटिल मूव एरर फॉल्स नहीं हो जाता, यानी कि अंटिल नॉट मूव एरर, अंटिल मूव एरर रिमूव नहीं हो जाता, तब तक रिपीट करता रहे। तो अगर ये केस होगा, अदरवाइज वाला केस, यूज़र कोई इनवैलिड की प्रेस कर देता है तो रिपीट लूप जो है वो रिपीट होगा और वो दोबारा यूज़र से पूछेगा कि प्लीज़ एंटर योर मूव, क्योंकि वो इनवैलिड मूव उसने एंटर कर दिया। अब और केसेस में भी इसको मेरा ख्याल है गलत इंडेंट कर दिया मैंने, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था, इसको उसी तरह रहना चाहिए था, ये इंडेंटेशन गलत है, इसको यहाँ पे आना चाहिए और यहाँ पे केस ऑफ एंड हो जाएगा एंड केस। अब एरर एक और केस में भी आ सकता है, यानी कि ये हमने टेम्परेरी रो और टेम्परेरी कॉलम में स्टोर इसलिए किया है कि वो 1 से कम किसी रो में या कॉलम में ना चला जाए या 5 से ज़्यादा किसी रो और कॉलम में ना चला जाए। तो ये इनवैलिड मूव्स भी चेक करनी है हमने। नेक्स्ट पेज पे इसको करते हैं, चेक फॉर इनवैलिड मूव्स या आउट ऑफ रेंज मूव्स। चेक फॉर आउट ऑफ रेंज मूव्स। आउट ऑफ रेंज मूव्स में पहले हम रो चेक कर लेते हैं कि इफ़, इसकी इंडेंटेशन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पे आखिरी, क्योंकि रिपीट अंटिल लूप में चल रहा है तो ये वाली इंडेंटेशन, ये एक दफ़ा इंडेंट हुआ और फिर रिपीट लूप के अंदर चल रहा है ये, तो सेकंड दफ़ा इंडेंटेशन, तो इसको कंटिन्यू होना चाहिए यहाँ पे। तो इफ़ जो टेम्परेरी रो थी, टेम्परेरी रो वो लेस देन 1 हो गई है, और इफ़ द टेम्परेरी रो ग्रेटर देन 5 हो गई है, वो 5th रो में था और उसने फिर से डाउन प्रेस कर दिया और 6th रो में जाना चाह रहा है, टेम्परेरी रो की वैल्यू ग्रेटर देन 5 हो गई है, तो दैट इज़ एन इनवैलिड मूव और मूव एरर को ट्रू कर दे, मूव एरर को की वैल्यू को ट्रू कर दे और इससे हमारा रिपीट अंटिल लूप रिपीट होता रहेगा। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो मूव इज़ विद इन द रेंज, उसमें केस में क्या करे, जो प्लेयर की रो है उसको अपडेट कर दे, टेम्परेरी रो उसमें स्टोर कर दे, टेम्परेरी रो में जो भी वैल्यू आई है दैट इज़ नॉट इनवैलिड, दैट इज़ अ वैलिड सेल इनसाइड द ग्रिड, यानी कि एक वैलिड एग्जिस्टिंग रो है तो उसको प्लेयर रो में स्टोर कर दे, अपडेट कर दे प्लेयर रो को, इट इज़ अ वैलिड मूव। इसी तरह कॉलम के लिए भी करेंगे हम एक इफ़ एल्स स्टेटमेंट, कॉलम की मूव के लिए भी, यानी कि हॉरिजॉन्टल मूव के लिए भी होगी। इफ़ टेम्परेरी कॉलम is less than 1 or temporary column is greater than 5, तो फिर भी मूव एरर को ट्रू कर दें, मूव एरर इज ट्रू, एल्स अगर मूव एरर इस केस में ट्रू नहीं आ रहा, यानी कि टेम्परेरी कॉलम भी करेक्ट है, इट इज़ विद इन द रेंज, तो प्लेयर कॉलम को अपडेट कर दे, प्लेयर कॉलम में जो टेम्परेरी कॉलम में वैल्यू है वो प्लेयर कॉलम में स्टोर कर दे, टेम्परेरी कॉलम की वैल्यू प्लेयर कॉलम में स्टोर कर दें। तो अब मूव कर दिया प्लेयर ने, तो अब चेक करना है क्या वो उस टारगेट सेल तक पहुंच गया जिस जो सेल एक्स है, अगर तो वो पहुंच गया है उस सेल तक, चेक इफ द प्लेयर हैज़ वॉन या चेक इफ प्लेयर इज एट सेल एक्स, चेक इफ सेल एक्स
फाउंड। अगर सेल एक्स तक पहुंच गया प्लेयर तो उस केस में चेक कैसे करेंगे? अब नया प्लेयर रो और नया प्लेयर कॉलम जो है, इफ़ ग्रिड के अंदर जो प्लेयर की पोजीशन है प्लेयर रो कॉमा प्लेयर कॉलम इफ दैट इज इक्वल टू एक्स, यानी कि ग्रिड के इस सेल के अंदर अगर वैल्यू एक्स स्टोर है, ग्रिड का वो सेल जिसकी रो प्लेयर रो है और कॉलम प्लेयर कॉलम है, यानी कि ग्रिड के अंदर प्लेयर जिस जगह पे है, अगर उस सेल की वैल्यू एक्स है, दैट मीन्स प्लेयर जीत गया। तो वो आउटपुट कर दे विन, यू विन। आउटपुट क्या करे? आउटपुट अ मैसेज यू विन। और विन की वैल्यू भी ट्रू कर दें, क्योंकि अगर विन की वैल्यू ट्रू नहीं है, इन दैट केस विन की वैल्यू अगर फॉल्स है तो हमने डिफरेंट मैसेज आउटपुट करना है। तो अगर प्लेयर पहुंच गया टारगेट सेल तक तो विन की वैल्यू ट्रू हो जाएगी और वो लॉस वाला मैसेज आउटपुट नहीं करेगा। अदरवाइज क्या करें? एल्स, अगर तो वो इनवैलिड मूव नहीं थी, इफ नॉट मूव एरर, यानी कि मूव एरर की वैल्यू फॉल्स है, एरर नहीं है, मूव इनवैलिड नहीं है, तो देन एक मूव प्लेयर की यूज अप हो गई है, तो नंबर ऑफ मूव्स में 1 ऐड कर देना। नंबर ऑफ मूव्स जिसको हमने वेरिएबल दिया था नंबर मूव्स, उसमें 1 ऐड कर दे, यानी कि नंबर मूव्स की जो पहले वैल्यू है उसमें 1 ऐड कर दे। उसके बाद ये एंड इफ, ये वाला इफ स्टेटमेंट एंड इफ हो जाना चाहिए। पहले एक इफ स्टेटमेंट मेरा ख्याल है मैंने एंड नहीं की, ये वाली इफ, इसको भी एंड इफ होना चाहिए था, और उससे ऊपर भी एक इफ स्टेटमेंट को एंड नहीं किया। तो एंड इफ यहाँ पे भी होना चाहिए, इस इफ स्टेटमेंट को भी एंड होना चाहिए जो कि इधर शुरू हुई थी ऊपर, इफ टेम्परेरी कॉलम ये वाली, और ये वाला भी एंड इफ नहीं किया था, इसको भी एंड इफ होना चाहिए। इस इफ स्टेटमेंट के एंड पे भी एंड इफ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि अब दोबारा से नीचे करना पड़ेगा। एल्स, सॉरी, एंड इफ स्टेटमेंट्स एंड करनी ज़रूरी है। एंड इफ, ये भी एंड इफ हो गया। अब बाकी इफ स्टेटमेंट्स भी एंड करनी है। ये वाला एंड इफ इस इफ स्टेटमेंट के लिए था, और अब इस वाली इफ स्टेटमेंट के लिए जो एंड इफ होगा वो यहाँ पे आएगा, एंड इफ। और यहाँ पे रिपीट अंटिल लूप भी एंड हो जाएगा क्योंकि यूज़र की जो मूव है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो रिपीट करते रहना ये अंटिल नॉट मूव एरर। जब तक मूव एरर की वैल्यू फॉल्स नहीं हो जाती, इनवैलिड मूव है, तब तक ये चेक करते रहना है। और इसके बाद एंड वाइल भी हो जाएगा कि जब नंबर ऑफ मूव्स 10 तक पहुंच जाएं तो वाइल लूप भी एंड कर देना है, एंड वाइल। तो मूव्स तब तक यूज़र से इनपुट लेनी है जब तक वाइल लूप चल रहा है, यानी कि नंबर ऑफ मूव्स 10 तक नहीं पहुंची। जो वाइल लूप यहाँ पे शुरू किया था, वाइल प्लेयर मूव्स लेस देन मैक्सिमम नंबर ऑफ मूव्स रहती हैं तब तक वाइल लूप चलता रहे, या फिर प्लेयर जीत नहीं जाता जब तक, तब तक वाइल लूप चलता रहे। तो प्लेयर अगर जीत जाएगा तो वाइल लूप टर्मिनेट हो ही जाएगा, लेकिन अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ मूव्स तक प्लेयर मूव्स पहुंच जाती हैं, प्लेयर 10 दफ़ा मूव कर लेता है, तो भी वाइल लूप टर्मिनेट होगा। और यहाँ पे एंड वाइल कर देंगे, और उस केस में 10 नंबर ऑफ मूव्स हो गई हैं, वाइल लूप एंड हो गया है, और चेक करें इफ़
विन की वैल्यू फॉल्स है, प्लेयर जीता नहीं है अभी तक गेम, मूव्स नंबर ऑफ मूव्स 10 हो गई हैं। इफ़ नॉट विन, यानी कि इफ़ विन की वैल्यू फॉल्स है तो क्या करे, देन आउटपुट ये मैसेज आउटपुट करे यू लूज, और यहाँ पे इसको एंड इफ कर दें। तो दिस वाज द सूडो कोड फॉर दिस गेम।